गुड आफ्टरनून दोस्तों। जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर होता है, उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, और 22 अक्टूबर 1764 में, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। अब जब बैटल ऑफ बक्सर होता है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है, तो अब वो जीतने के बाद वो क्या करेगी? अपनी शराइत उनसे बनवाएगी, शासकों से, नवाब से। क्या करेगी कि उनके जो भी बिजनेस टारगेट हैं, जो भी उनकी पॉलिटिकल राइट्स वो लेना चाहते हैं, वो सभी अब इन शासक और नवाब से वो मनवाना शुरू करेंगी। ठीक है, तो किसी भी युद्ध के बाद क्या होता है? नॉर्मली किसी भी युद्ध के बाद ट्रीटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर के बाद भी ट्रीटी होती है, और उन ट्रीटी में, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में 3 संयुक्त सेना थी। ठीक है, एक थी बंगाल की, मीर कासिम थे, एक थी अवध की, और एक थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल के उत्तराधिकारी थे, या फिर मुगल शासन का एक प्रतीक था। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? सबसे पहले जो बंगाल होता है, बंगाल के साथ, उन्हें जो बंगाल से चाहिए होता है, बंगाल के साथ वो ट्रीटी करते हैं। बंगाल में क्या होता है? फरवरी 1765 में वो लगा देते हैं डुअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर देते हैं। और वो कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि गवर्नर होता है इस समय बंगाल का। अब मीर जाफर को, जब वो मीर जाफर यहाँ पर हार जाता है, मीर जाफर के बाद वो फिर से मीर कासिम यहाँ पर हार जाता है, और मीर कासिम की जगह वो फिर से मीर जाफर को जब वो शासक बना देते हैं, तो मीर जाफर की भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मीर जाफर की जब मृत्यु होती है तो उनकी जगह लेता है उनका बेटा नजमुद्दीन के साथ वो ट्रीटी करते हैं। ठीक है, और उस ट्रीटी के माध्यम से वो कुछ शराइत जो हैं वहाँ बंगाल में लाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि बंगाल की जो सेना है वो सेना भंग कर दी जाएगी, और बंगाल सेना भंग करने के बाद किसके अंडर में हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? बंगाल के शासन को डिवाइड कर देते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक के हाथ में रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और एक के हाथ में रहेगी रिवेन्यू पावर। रिवेन्यू पावर का मतलब है एक के हाथ में रहेगा पैसे की पावर। ठीक है, अगर हम आसान शब्दों में समझें कि उनके पास तो वो रिवेन्यू ले रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब है पैसा, पैसा का मतलब है इकोनॉमी इनके हाथ में। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? कि भाई जिम्मेदारी कि शासन को कैसे चलाना है, इस चीज़ की जिम्मेदारी। तो 2 चीज़ों में जो है सिस्टम बढ़ जाता है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और एक होता है रिवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो चली जाती हैं शासक के पास, वो चली जाती हैं नवाब के पास, शासक के पास। ठीक है, और जो रिवेन्यू राइट्स होते हैं वो रिवेन्यू राइट्स निज़ाम के माध्यम से। ठीक है, निज़ाम क्या कर रहा होता है? रिवेन्यू इकट्ठा कर रहा होता है, उसका सिस्टम रख रहा होता है, जो कि रज़ा खान को बनाते हैं। तो अब निज़ाम को जो अपॉइंट करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो निज़ाम किसके अंडर में चलेगा? निज़ाम ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चलेगा। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शासक के अंडर में चली जाती है, और जो रिवेन्यू राइट्स है, रिवेन्यू पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाती है। ठीक है, निज़ाम के अंडर में क्या क्या होता है कि वो कानून व्यवस्था को संभालेगा, प्रशासन को संभालेगा, फौजदारी मामले, पुलिस और न्याय, ये सब कुछ जो होता है वो निज़ाम के अंडर में होता है। और निज़ाम क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में होता है, तो ये सारी चीज़ें भी, पुलिस, न्याय व्यवस्था, फौजदारी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ये सब भी किसके अंदर चला जाता है? ये सब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है। इस तरीके से जो पूरी तरीके से जो पावर होती है बंगाल की, वो पावर कन्वर्ट हो जाती है, वो पावर ट्रांसफ़र हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इस तरीके से जो बंगाल का शासन है 1765 में
किसके पास चले जाता है पूरी तरीके से, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बंगाल की शासक बन जाती है। ये बात रहती है बंगाल की। बंगाल की दूसरी तरफ अब बात है अवध की, और शाह आलम द्वितीय से वो क्या ट्रीटी करते हैं। अवध से वो ट्रीटी करते हैं कि जो इलाहाबाद कोरा का जो इलाका है वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाएगा, ठीक है। और जितना भी युद्ध हुआ है, युद्ध में जितना भी हमारा खर्चा हुआ है, हमें जितना नुकसान हुआ है, वो नुकसान 50 लाख के तौर पर हमें वापस किया जाएगा। किससे कहते हैं वो? अवध के जो शासक होते हैं उनसे ये बात करते हैं। अवध के शासक की दूसरी तरफ अब बचते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय क्योंकि मुगल शासक के प्रतीक होते हैं, तो उनसे वो क्या करते हैं, उनसे लेते हैं वो दीवानी राइट्स यानी कि रिवेन्यू कलेक्ट करने के जो राइट्स हैं वो उनसे लेते हैं। कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स कंपनी शाह आलम द्वितीय से यहाँ पर ले लेती है, और उनसे यहाँ पर ले लेती है। इस तरीके से ये कहलाती है इलाहाबाद की संधि, जो कि दो शासकों से की जाती है। एक अवध के साथ की जाती है, एक शाह आलम द्वितीय के साथ की जाती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और दूसरी तरफ जो आता है वो डुअल गवर्नमेंट आता है, यानी कि द्वैत शासन व्यवस्था आती है, जो कि बंगाल में स्थापित की जाती है। लेकिन इस द्वैत शासन व्यवस्था में इतनी ज़्यादा हानियाँ होती है, इतनी ज़्यादा कमियाँ होती हैं कि जब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर बाद में आते हैं गवर्नर के तौर पर, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बंगाल के रहते हैं, वो इस सिस्टम को यानी कि डुअल गवर्नमेंट को, द्वैत शासन व्यवस्था को हटा देते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि शासक के पास सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी रह जाती है, उसके पास कोई रिवेन्यू राइट्स नहीं रहते। इसकी वजह से वो कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाता। दूसरी तरफ क्योंकि वो काम नहीं कर पाता और उसके पास रिवेन्यू के कोई राइट नहीं, उसके पास इकोनॉमिक कोई भी पावर नहीं, पैसा नहीं है, तो ब्रिटिश अधिकारी भी उनकी बात नहीं मानते। जो बंगाल के जो मेन लीडर्स हैं या फिर है ना जो पावरफुल जो लोग हैं वो भी उनकी बात नहीं मानते। और क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो वो फैक्ट्री में अपने मतलब कि औद्योगिकरण में किसी भी तरीके से वो अपना योगदान नहीं दे सकते, ना ही वो कृषि में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी वजह से जो कृषि व्यवस्था है, किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन्हीं सभी हानियों की वजह से, इन्हीं सभी नुकसानात की वजह से वॉरेन हेस्टिंग इन नुकसानात को देखते हैं तो वो इस शासन व्यवस्था को ख़त्म कर दे। इसी के साथ हमारा बक्सर और प्लासी वाला जो इस्टेब्लिशमेंट बक्सर और प्लासी वाला जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, यहीं पर ख़त्म होता है। और अब आगे कि हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश हैं वो बाकी जगहों पर अपना शासन स्थापित करते हैं। इसी के साथ हम दूसरी आने वाली अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो से और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।